नमस्ते दोस्तों, आज हम चालुक्य, सेन और कश्मीर के राजवंशों की कहानी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उभरे शक्तिशाली साम्राज्य की बात करेंगे। कल्पना कीजिए, समय है प्राचीन भारत के महान साम्राज्यों के पतन के बाद का। उत्तर भारत में बड़े बड़े साम्राज्य कमजोर हो चुके हैं और अब भारत के अलग अलग हिस्सों में नए शक्तिशाली राजवंशों का उदय हो रहा है। दक्षिण भारत में एक और बादामी की लाल चट्टानों के बीच चालुक्य वंश अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, तो पूर्वी भारत में बंगाल की उपजाऊ धरती पर सेन वंश उभर रहा है और बहुत दूर हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसे कश्मीर में भी एक के बाद एक कई शक्तिशाली राजवंश इतिहास रच रहे हैं। तो आइए आज इन राजवंशों की कहानी को एक यात्रा की तरह समझते हैं। भाग एक, बादामी से उठती एक नई शक्ति। चालुक्य वंश का उदय। कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत से लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास। दक्कन के क्षेत्र में एक नया राजवंश शक्तिशाली बनकर उभरने लगा। ये था चालुक्य वंश। चालुक्यों का सबसे प्रसिद्ध और प्रारंभिक शक्तिशाली केंद्र था बादामी। इसी कारण इन्हें बादामी के चालुक्य भी कहा जाता है। बादामी, जिसे प्राचीन काल में वातापी कहा जाता था, इस वंश की राजधानी बनी। लेकिन किसी भी राजवंश की कहानी तभी शुरू होती है जब उसे एक ऐसा शासक मिलता है जो बिखरी हुई शक्ति को एक संगठित राज्य में बदल दे। चालुक्य वंश के लिए ये कार्य किया पुलकेशिन प्रथम ने लगभग 550 ईस्वी के आसपास। पुलकेशिन प्रथम ने एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। उसने बादामी यानी वातापी को अपनी राजधानी बनाया और धीरे धीरे चालुक्यों की शक्ति दक्कन के विशाल क्षेत्रों में फैलने लगी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शक्ति का महान शासक। समय बीतता गया और चालुक्य वंश को मिला उसका सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य साम्राज्य को दक्षिण भारत की एक बड़ी शक्ति बना दिया। उसने दक्कन के अनेक क्षेत्रों को अपने अधीन किया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी थी। उत्तर भारत में उस समय एक शक्तिशाली सम्राट का उदय हो चुका था। वह था सम्राट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उत्तर भारत के विशाल क्षेत्रों पर शासन कर रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा उत्तर से आगे बढ़कर दक्षिण की ओर भी अपने प्रभाव को फैलाने की थी। लेकिन जब हर्षवर्धन की सेना नर्मदा नदी के पास पहुंची तो उसका सामना हुआ पुलकेशिन द्वितीय से, और यहीं इतिहास ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन की प्रगति को रोक दिया। इस प्रकार नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीतिक शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा बन गई। ये घटना चालुक्य वंश की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण थी। पल्लवों से संघर्ष। लेकिन चालुक्यों की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता उत्तर भारत से नहीं बल्कि दक्षिण भारत के पल्लवों से थी। पल्लवों की राजधानी थी कांची। चालुक्य और पल्लव दोनों ही दक्षिण भारत में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे, इसलिए इन दोनों वंशों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। कभी चालुक्य विजयी होते तो कभी पल्लव। एक समय पल्लव शासक नरसिंहवर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन इतिहास की यही विशेषता है, एक राज्य गिरता है तो कुछ समय बाद वह फिर से उठ भी सकता है। चालुक्य वंश ने भी बाद में अपनी शक्ति को पुनः स्थापित किया। चालुक्यों की कला। चालुक्य केवल युद्ध करने वाले शासक नहीं थे, उन्होंने दक्षिण भारत की कला और स्थापत्य कला को भी नई दिशा दी। उनके शासनकाल में बादामी में गुफा मंदिर बनाए गए। इसके साथ ही ऐहोल और पट्टिडकल मंदिर स्थापत्य के प्रमुख केंद्र बने। ऐहोल को मंदिर स्थापत्य की एक प्रयोगशाला के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ नागरा और द्रविड़ दोनों प्रकार की स्थापत्य शैलियों के प्रयोग दिखाई देते हैं। पट्टिडकल चालुक्य स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस प्रकार चालुक्य वंश ने सिर्फ एक राजनीतिक साम्राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि दक्षिण भारत की कला और संस्कृति को भी स्थायी योगदान दिया। भाग 2, बंगाल की धरती पर सेन वंश का उदय। अब अपनी यात्रा को दक्षिण से पूर्व की ओर ले चलते हैं। बंगाल की भूमि पर जब पाल साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी, तब एक नए राजवंश ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। ये था सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक माने जाते हैं सामंत सेन, लेकिन सेन वंश को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य का रूप देने का श्रेय विजयसेन को दिया जाता है। विजयसेन सेन वंश का
पहला स्वतंत्र शासक था। वह सामंत सेन का वंशज था। धीरे धीरे विजयसेन ने बंगाल के बड़े क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। बल्लाल सेन और सामाजिक परिवर्तन। विजयसेन के बाद सेन वंश को मिला एक महत्वपूर्ण शासक बल्लाल सेन। बल्लाल सेन केवल एक राजा ही नहीं था, वह साहित्य और विद्या में भी रुचि रखता था। उसके नाम से दो महत्वपूर्ण ग्रंथ जुड़े हुए हैं, दानसागर और अद्भुत सागर। लेकिन बल्लाल सेन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान सामाजिक व्यवस्था से संबंधित था। उसने कुलीन प्रथा को बढ़ावा दिया। इस प्रथा का उद्देश्य समाज के कुछ वर्गों को विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करना था। इस प्रकार सेन वंश के शासनकाल में राजनीति के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। लक्ष्मण सेन और बंगाल का सांस्कृतिक स्वर्णकाल। बल्लाल सेन के बाद सेन वंश की गद्दी पर बैठे लक्ष्मण सेन सेन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था। उसके दरबार में कई विद्वान और कवि उपस्थित रहते थे। इसी दरबार से जुड़ा एक महान कवि था जयदेव। जयदेव ने संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद लिखा। गीत गोविंद कृष्ण और राधा की भक्ति से संबंधित एक अत्यंत प्रसिद्ध काव्य रचना है। इस प्रकार लक्ष्मण सेन का शासनकाल बंगाल में साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन लक्ष्मण सेन के शासनकाल के अंत तक राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी। उत्तर पश्चिम से नई तुर्क शक्तियां भारत में प्रवेश कर रही थीं। इन्हीं शक्तियों में एक सेनापति था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। उसने बंगाल पर आक्रमण किया और सेन वंश की शक्ति कमजोर होने लगी। इस प्रकार लक्ष्मण सेन को बंगाल का अंतिम प्रमुख हिंदू शासक भी माना जाता है। भाग 3 हिमालय की घाटी में कश्मीर के राजवंश। अब हम पहुंचते हैं भारत के उत्तर में चारों ओर बर्फ से ढके विशाल पर्वत, बीच में सुंदर घाटियां और झीलों से भरा कश्मीर। कश्मीर का इतिहास कई शक्तिशाली राजवंशों से जुड़ा हुआ है। इनमें प्रमुख थे करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहारा वंश। करकोट वंश का उदय कश्मीर में 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास करकोट वंश का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक माना जाता है दुर्लभवर्धन। उसके बाद करकोट वंश ने कश्मीर में अपनी शक्ति मजबूत की। लेकिन इस वंश का सबसे महान शासक था ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने कश्मीर की सीमाओं से बाहर जाकर भी अपने राज्य का विस्तार किया। उसका नाम विशेष रूप से मार्तंड सूर्य मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर कश्मीर की प्राचीन स्थापत्य कला का एक महान उदाहरण माना जाता है। ललितादित्य के समय कश्मीर राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। उत्पल वंश का शासन। करकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक था अवंतिवर्मन। अवंतिवर्मन ने कश्मीर की व्यवस्था सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उसके शासनकाल में सिंचाई और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। उसके मंत्री सुया ने सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। नहरों और जल व्यवस्था के विकास से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ये हमें बताता है कि प्राचीन शासक सिर्फ युद्ध और विस्तार पर ही ध्यान नहीं देते थे, बल्कि नदियों, नहरों और किसानों की समस्याओं को भी राज्य की शक्ति से जोड़कर देखते थे। दिद्दा कश्मीर की शक्तिशाली रानी। उत्पल वंश के बाद कश्मीर के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उभरता है। वह थी रानी दिद्दा। लगभग 10वीं शताब्दी के दौरान दिद्दा ने कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह कश्मीर की एक शक्तिशाली शासिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। दिद्दा का शासन ये प्रमाण था कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में भी महिलाएं राजनीतिक शक्ति और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। लोहारा वंश और कलहन। दिद्दा के बाद कश्मीर में लोहारा वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक माना जाता है संग्रामराज। लोहारा वंश का इतिहास भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक से भी जुड़ा हुआ है। इस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक थे कलहन। कलहन केवल एक कवि नहीं था, उसने कश्मीर के राजाओं के इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया। इसलिए राजतरंगिणी को भारत के इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। इसमें कश्मीर के राजाओं, उनके युद्धों, राजनीतिक संघर्षों और शासन का विवरण मिलता है।
लोहारा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। हर्ष वह विद्वान, कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता बताया जाता है। लेकिन बाद के समय में लोहारा वंश की शक्ति भी कमजोर होती गई। कहानी का निष्कर्ष इस प्रकार भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश उभर रहे थे। दक्कन में चालुक्य वंश ने एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया और दक्षिण भारत की कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बंगाल में सेन वंश ने राजनीतिक शक्ति के साथ साहित्य और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया और कश्मीर में करकोट, उत्पल और लोहारा वंशों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को समृद्ध बनाया। यही भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता थी। भारत कभी केवल एक ही साम्राज्य की कहानी नहीं रहा। यह सैकड़ों राज्यों, अलग अलग संस्कृतियों, महान शासकों और असंख्य कहानियों की एक विशाल यात्रा रहा है। और इन सभी राजवंशों ने मिलकर भारत के उस इतिहास को बनाया जिसकी विरासत आज भी हमारे मंदिरों, साहित्य, स्थापत्य और इतिहास की पुस्तकों में जीवित है। धन्यवाद।